अगर मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर्स में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। आप कभी भी फ्यूचर में झांक कर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास्ट देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपनी डेस्टिनी में, अपनी जिंदगी या फिर अपने कर्म में किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में बिलीव करना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। मेरी दूसरी कहानी लव डॉलर और 4,000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिन्टॉश रिलीज की। मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। आप अपनी ही बनाई हुई कंपनी से फायर कैसे हो सकते हैं? वेल, जब कंपनी ग्रो होने लगी तब हमने एक टैलेंटेड आदमी को हायर किया। मैंने सोचा कि वो मेरे साथ कंपनी रन करेगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेके हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। सो एट 30 मुझे निकाल दिया गया, पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका था और ये बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले की जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉयस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसा हो जाने पर माफी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में जरा सी भी कमी नहीं आई है। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूं। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपनी लाइफ की सबसे क्रिएटिव फेज में आ पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सर स्टार्ट की और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज करती है। अब लोरीन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद पेशेंट को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आई लव माई वर्क। आप रियली क्या पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने लव को फाइंड करना जरूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिसे आप सचमुच एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप एंजॉय करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है।
जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था, यदि आप हर रोज ऐसे जिएं जैसे कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पे एक इम्प्रेशन बना दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है, अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूं? और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता है, मैं समझ जाता हूं कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने में सबसे ज्यादा मदद करता है, क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में सोचता हूं तब सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई जरूरी है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नेकेड हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पैनक्रियाज होते क्या हैं। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूं। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीजें व्यवस्थित कर लूं, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते वे अगले कुछ महीनों में कर लीजिए। इसका यह मतलब होता है कि आप सब कुछ व्यवस्थित कर लीजिए ताकि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। इसका यह मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरे इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो वहां मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूं। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डेथ एक यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता है, यहां तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी। फिर भी मौत वो मंजिल है जिसे हम सब शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं, पर ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफी चाहता हूं, पर यह सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को, अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो मेरी जनरेशंस की बाइबल्स में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति, जो यहां मेलॉन पार्क से ज्यादा दूर नहीं रहता था, ने बनाया था और इसने इसे अपना पोएटिक टच देके बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर्स, सीजर्स और पोलराइड कैमरास की मदद से बनाया जाता था। वो कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई इश्यूज निकाले और अंत में एक फाइनल इशू निकाला। ये 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपके जितना था। फाइनल इशू के बैक कवर पे प्रातः काल की किसी सड़क का एक दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिसपे आप एडवेंचरस हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे, और इस पिक्चर के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था जब उन्होंने साइन ऑफ किया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही विश किया है। और अब जब आप लोग यहां से ग्रेजुएट हो रहे हैं
तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूं, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। थैंक यू ऑल वेरी मच। कि जो करेंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूं उन लोगों की बात जिनको ये समझ आ गया फंडा, और वो करेंगे करेंगे बिल्कुल एंड पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। रिजल्ट जब आने वाला होगा तो छोड़ देंगे। मतलब उनकी इल्यूजन्स रियलिटी नहीं बनेंगी और कुछ की बन जाएंगी। तो फर्क क्या होगा? वो फर्क होगा जो मैं अभी आपको एक कहानी से बताने वाला हूं, इस सेशन की आखिरी कहानी। बात है 1989 की। 1989 एक क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ऑलमोस्ट हारने ही वाला था। टेस्ट मैच था और 5वां दिन था जिस दिन उनको ड्रॉ करवाना था इंडिया को मैच, लेकिन सामने से वसीम अकरम, वकार यूनिस, उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। बड़े बड़े दिग्गज आउट हो गए थे और सबको श्योर हो गया था कि इंडिया अब बस हारने ही वाला है, अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। उस टाइम पे जब अजहरुद्दीन और रवि शास्त्री, श्रीकांत जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए, तो एक 16 साल का लड़का आकर के पिच पे खड़ा हो गया वकार यूनिस के सामने। और वहां पर बाकी के जितने भी प्लेयर्स थे उन सब की ये वर्डिंग है कि उससे फास्ट पिच हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। जितनी ग्रास थी उस पिच पे, मतलब उससे फास्ट पिच हमने कहीं नहीं देखी। इतनी तेज थी वो पिच कि किसी को बॉल ही नहीं दिख रही थी। खेलते क्या, बॉल तक नहीं दिख रही थी, इतनी तेज आ रही थी बॉल। और वो 16 साल का लड़का वहां पे खड़ा हुआ और एक बॉल आई बाउंसर वकार यूनिस की 150 की स्पीड पे, टप्पा पड़ा और सीधा आकर के उसकी नाक पे, और खून निकलने लगा। चारों तरफ खून ही खून, उसके कपड़ों पे, उसके ग्लव्स पे, उसके फेस पे। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट भागता हुआ आया। क्रीज की दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू था, वो आया। सब आकर के खड़े हो गए। पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स भागते हुए आए देखने के लिए कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। और सब तरफ खून ही खून। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट आया, आकर के उसने रुई रखी नाक पे खून को रोकने के लिए, लेकिन खून निकले जा रहा है इधर उधर। और फिर सिद्धू ने आकर के उसको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम ना वापस चले जाओ वहां पर इंजर्ड हो करके, रिटायर्ड हर्ट हो करके, और वापस आ जाना थोड़ी देर में। तब तक ये जो इतने पेसर्स हैं वो लोग चले जाएंगे। तुम 1-2 घंटे बाद वापस आ जाना, प्रॉब्लम क्या है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो हॉस्पिटल जाकर के इलाज करा लेना। तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि वो चला जाएगा। मतलब वो बैठा हुआ था तब तक, अपना खून ऐसे ऐसे कर रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट उसको उठा रहा था कि भाई चलो पेविलियन में चलो, वहां पर चलो और चल के बैठो, तुम्हारा इलाज करते हैं। वो इरिटेट हो गया और उसने 2 वर्ड्स ऐसे बोले जिसने सिर्फ इंडिया की नहीं, इस पूरी दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री को पलट करके रख दिया, पूरी की पूरी दुनिया की। वो 2 वर्ड्स थे, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। इमेजिन करो, एक 16 साल का लड़का, टीवी पे जितने भी लोग देख रहे थे, स्पेशली विमेन, उन सबका ये कहना था कि ऐसी चीजों पे बैन लग जाना चाहिए, कि एक 16 साल के लड़के को अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े पेसर्स के सामने जाने के लिए। कोई तरीका है? क्या कर रहे हैं? तो अगर वो पेविलियन चला जाता तो पूरी दुनिया समझ जाती। पूरी दुनिया को उस पर तरस आ रहा था, सिवाय एक इंसान के, उसको खुद को। बस उसको खुद को अपने आप पे तरस नहीं आ रहा था। और उसने ऐसा बोला जिससे सब कुछ बदल गया। और अगली ही बॉल जो सामने से आई उसमें उसने चौका मारा, चौका अगली बॉल पे। और मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, चौका मारने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वकार यूनिस की आंख में आंख डाल करके देख सके। इस 16 साल के लड़के ने आंख में आंख डाल करके देखी, आंख में आंख डाल करके। एक हारा हुआ मैच, जो इंडिया हारा पड़ा था, मतलब सबको पूरा भरोसा था कि इंडिया हारेगा मैच, उस मैच को ड्रॉ करा दिया। मतलब उस मैच को बचा लिया। सचिन तेंदुलकर की और सिद्धू की पार्टनरशिप 101 रन की, 57 रन बनाए सचिन तेंदुलकर ने। एंड दैट्स वेयर अ स्टार वाज बॉर्न। एक स्टार पैदा हो गया। आज नहीं हुआ, आज जिसको हम जानते हैं वो वहां नहीं हुआ, वो हो गया था, तभी हो गया था, तभी जो उसने किया था।